ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो जैसे हम इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर उसको बाउंडेड इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक हो गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर अनबाउंडेड इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले सीख जाएंगे, जिसमें कि ज्यादातर हमको चीज पढ़ना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हमको क्या प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको लेकिन काफी सारे वेराइटीज हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को मतलब इंटीग्रेशन जो है ना उसका एक और नाम है क्या, एंटी डेरिवेटिव, और एक और नाम है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऑफ एक्स है ना, एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, तीन नाम है इंटीग्रेशन का। अब हम इसमें से जो एंटी डेरिवेटिव नाम देखते हैं उससे पता चलता है कि ये डेरिवेटिव का उल्टा है, मतलब इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इसे मान लेते हैं मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, डी बाई डी एक्स मान लेते हैं मैं निकाल रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो गया हमको मिला डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का वैल्यू cos x मिला। इसका मतलब है कि cos x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा sin x होना चाहिए। cos x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा sin x होना चाहिए। अब देखते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, कौन सा चीज देखने से हमको पता चलेगा कि ये इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, cos x लिखते हैं, फिर इसमें वेरिएबल कौन सा है देखते हैं। वेरिएबल कौन सा है, x है, तो जिस वेरिएबल में उस वेरिएबल का dx लिखते हैं। अगर x में होगा तो dx लिखेंगे, y में होगा तो dy लिखेंगे, z में होगा तो dz लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे करके एक सिंबल दे देंगे। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हमारा sin x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ sin x था हमारा cos x, sin x का था डेरिवेटिव जो cos x था, और इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो इसीलिए क्या हो गया, cos x का इंटीग्रेशन जब लेंगे तो हो जाएगा sin x। अच्छा, एक और देखते हैं चीज, तो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं लिखता हूं sin x प्लस 3, तो ये भी हमारा cos x ही होता है। मान लेते लिख रहा हूं मैं d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस 3, ये भी हमारा cos x ही होता है। तो अगर मैं cos x इंटू डी एक्स लिखूं इंटीग्रेशन, तो इसके लिए अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मिलता है हमको sin x प्लस 3, ये हमको देता है sin x प्लस 3। अच्छा, अगर मैं निकालूं डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस 2, ये भी मेरे को cos x ही देता है। तो अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन निकालूं, cos x का इंटीग्रेशन निकालूं, तो ये मेरा मिलना चाहिए ये केस में sin x माइनस 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 दे के किया तो मेरे को cos x का इंटीग्रेशन मिला sin x, cos x का इंटीग्रेशन हमको sin x मिला। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 करके देख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2, तो cos x का इंटीग्रेशन मेरे को मिल रहा है sin x प्लस 3। और अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 दे के देख रहा हूं तो cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin x माइनस 2। क्योंकि जैसे ये एंटी डेरिवेटिव नाम देखता हूं तो ये मेरे को बताता है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव ये था, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव ये था, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। और इसका डेरिवेटिव ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। लेकिन हमको क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं देगा ना, हमको तो क्वेश्चन में नहीं देगा कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इतना है तो इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो फिर क्वेश्चन क्या बना, वो तो फट से हम लिखेंगे, भाई इसका डेरिवेटिव ये दिखा रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन ये लिख लेते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नहीं बना। हमको देगा क्वेश्चन क्या, cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम तो जानते नहीं है
कि भाई ये इससे निकला है या इससे निकला है, ये इससे निकला है, ये cos x किससे निकला है हमको पता नहीं। तो फिर हम क्या चीज लिखे, हम sin x लिखे या sin x माइनस 2 प्लस 3 या sin x माइनस 2 या फिर कुछ और। तो कहने का मतलब है कि हमको पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन sin x का साथ कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो भी उसका डेरिवेटिव cos x ही होता है। एंड बिकॉज आई डोंट नो एक्चुअली व्हिच डेरिवेटिव इज दिस वन, किसका डेरिवेटिव हम लिए हैं वो हमको पता नहीं है। मतलब sin x तो 100% रहेगा, उसके साथ में क्या कांस्टेंट है वो हमको पता नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब cos x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसमें sin x के साथ एक तो c लिख देते हैं। c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो c किसको रिप्रेजेंट करता है, c -2 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 0 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है, 9 को भी कर सकता है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर इंडिफरेंट इंटीग्रेशन से हमको मिला जो क्या मिला। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली बताने चाहूंगा, अगर मैं इस चीज को ज्योमेट्रिकली बताना चाहूंगा कि ये क्या चीज है, तो ये हमारा क्या है बता रहा हूं। sin x का ग्राफ है, अगर c का वैल्यू 0 है तो। sin x प्लस 1 का ग्राफ है, अगर c का वैल्यू 1 है तो। sin x प्लस 2 का ग्राफ है, अगर c का वैल्यू 2 है तो। sin x प्लस 3 का ग्राफ है, अगर c का वैल्यू 3 है तो। जैसे जैसे मैं c का वैल्यू पुट करते जाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं sin x प्लस 1, sin x प्लस 2, sin x प्लस 3, इस सब का ग्राफ मेरे को मिलते जाएगा। तो ये सब ग्राफ में जो है ना, c का वैल्यू चेंज होते ही ग्राफ चेंज होते जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। अगर कोई एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो शेप नहीं चेंज होने वाला है, ग्राफ का शेप चेंज नहीं होता है। sin x जैसा वैसे रहेगा, खाली थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा, फिर और थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा, फिर और थोड़ा ऊपर जाएगा। तो वो केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। इसे मान लेते हैं, हम लिख रहे हैं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर और फिर r स्क्वायर। अगर r का वैल्यू 0 ले ले तो एक पॉइंट हो जाएगा, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, वो कंसेंट्रिक सर्कल बनते जाएगा। सो दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई एक चीज चेंज होते जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब cos x का इंटीग्रेशन निकाले तो sin x प्लस c लिखना पड़ेगा। c लिखना पड़ेगा, सबको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव से हम निकाले वो हमको पता नहीं है, लेकिन sin x प्लस c जैसा ही कुछ होगा और कुछ नहीं हो सकता। sin x प्लस 2 भी हो सकता था, sin x माइनस 3 भी हो सकता था, खाली sin x भी हो सकता था। sin x प्लस c का अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए मैं इसको sin x प्लस c लिखूंगा। सो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि हम जब इंडिफरेंट इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ता है, ये जिसका डेरिवेटिव है उसको लिखते हैं और साथ में एक तो c लिख देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि वो डेरिवेटिव जो आए उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो भी हमारा वही आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड किए, ये एग्जांपल जो मैं दिखाया, ये एग्जांपल से हमको क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर एक फंक्शन f(x) है जिसका इंटीग्रेशन मेरे को निकालना है, ये f(x) हमारा cos x है, ये f(x) हमारा क्या cos x है, cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका कि डेरिवेटिव ये होगा। अगर हमको f(x) का इंटीग्रेशन निकालना है तो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका कि डेरिवेटिव ये होगा, ये जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ, उसके साथ हमको क्या करना है, प्लस कांस्टेंट c ऐड करना है, such that d by dx ऑफ कैपिटल f(x) या फिर हम उसको कैपिटल f' भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू f(x). आगे ना समझ में, d by dx ऑफ कैपिटल f(x) इज इक्वल टू स्मॉल f(x). तो अब अपना दिमाग में अभी सेट करना है कि भाई जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो किसका डेरिवेटिव है वो खोजना है, तो जाके हम उसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। आगे समझ में सबको ये वाला बात, तो ये पॉइंट सबको नोट करना है।
अब सोचो कुछ ऐसा होगा, अब सोचो कुछ ऐसा होगा, मान लेते कभी हमको ऐसे दे दिया है, कभी हमको ऐसे दे दिया है d/dx ऑफ fx इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। कभी अगर हमको ऐसा दे दिया है कि d/dx ऑफ fx इंटू dx का इंटीग्रेशन, इसका मतलब है कि f' इंटू dx का इंटीग्रेशन, d/dx ऑफ fx इज f' होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर f ऑफ x प्लस c। तो ये चीज हमको नोट करके रखना है कि f' का इंटीग्रेशन fx होता है, या फिर d/dx ऑफ fx अगर देगा और उसका इंटीग्रेशन निकाल, जैसे मान लेते हैं मेरे को दिया ऐसे d/dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस sec इनवर्स x माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कितना बताओ। हम कुछ करने वाले नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम कुछ करने वाले नहीं है, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव जिसका है ये इसका, ये जिस चीज का मतलब ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट ये निकलने के बाद वो जिसका डेरिवेटिव है वही तो होता है उसका इंटीग्रेशन। मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस sec इनवर्स x माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। ऐसे नहीं कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वो काफी कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव सॉरी उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। एनीवे, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े, इसमें से हमको जो चीजें याद रखना है वो ऐसा चीज याद रखना है कि हम इंटीग्रेशन जिसका निकालते हैं, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालते हैं, f ऑफ x वो फंक्शन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। ओके, इसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं। ओके, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का ये ऑपरेटर हो गया, इंटीग्रेटर इसको बोल सकते हैं। ये सिंपल से देख रहे हैं, इंटीग्रेटर बोलते हैं। हम जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें वेरिएबल कौन सा है, जो वेरिएबल होगा वहां पे d ऑफ दैट लिखा होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल। बाकी हो गया क्या, वो क्या होता है, एक और फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा। बस इतना ही जानना है ये पेज में हम। अगला हम इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे, जैसे डेरिवेटिव पहले पढ़ लिए कि डेरिवेटिव होता क्या है, फिर हम जाने कि कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हमको पता होना चाहिए ताकि हम और बहुत सारे फंक्शन का, कुछ भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाए। ऐसे इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए पहले तो इंटीग्रेशन पता कर ले कि इंटीग्रेशन क्या चीज होता है। विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dx लिखेंगे, y है तो dy लिखेंगे, z है तो dz लिखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंटीग्रेशन होता है क्या, जिसका डेरिवेटिव ये होता है। लेकिन साथ में प्लस c क्यों ऐड होता है इसके बारे में मैं बता दिया। प्लस c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा, मतलब x sin x माइनस 2 होगा, तो उसमें क्वेश्चन में और भी साथ में कुछ दिया होगा, उसको यूज करने से हमको c का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये पेज में हमको इतना जानना है, और हमको क्या करना है, अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद रखना है। जैसे वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़े थे, अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद रखना है। मतलब कुछ फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमको जानना है। वहां पे भी 4-5 फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़े थे, डेरिवेटिव पढ़े थे। आइलेट में जो था, इनवर्स था, लॉगरिथम था, एक्सपोनेंशियल था, अलजेब्रिक था और ट्रिग्नोमेट्री था। इसमें भी वही 4-5 फंक्शन का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, जो कि हमको याद रखना है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इनको बोलते हैं, इसको हमको याद रखना है। तो पहला हो गया क्या, x टू द पावर n into dx। x टू द पावर n into dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 plus c। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन हमारे पास है क्या, n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 बोल दिया, -1 नहीं होना चाहिए। -1 से क्या प्रॉब्लम होगा, -1 plus 1 ये 0 हो जाएगा, तो हमारा काम नहीं करेगा। सो x टू द पावर n में n का जगह में कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1। जब -1 हो जाएगा ना, वो एक्चुअली 1/x हो जाएगा, और बाकी कुछ भी होगा तो we'll use this formula 1/x टू द पावर n। ये फॉर्मूला मेन है, ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इसको याद ना रखोगे तो भी चलेगा। 1/x टू द पावर n से
n ऊपर ले लोगे तो x टू द पावर माइनस n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जैसा हो गया, तो इस फॉर्मूला जैसे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या आएगा, ऊपर -1 आएगा, नीचे क्या आएगा, पावर जितना होगा n-1 x टू द पावर n-1, खत्म। और इसमें कंडीशन क्या है कि n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। 1 होने से तो फिर से 1/x हो गया, या फिर x टू द पावर -1 हो गया। तो 1 होने से क्या होगा, या फिर x टू द पावर n में माइनस होने से क्या होगा, वो हमको पता है। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, 1/x नहीं, 1/x का डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x। मतलब अगर x टू द पावर -1 आएगा ना तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, 1 log x हो जाएगा। एनीवे ये बन गया इतना। अब हमारा नेक्स्ट आ गया कि sin x। हम पता करेंगे sin x किसका डेरिवेटिव है, cos x का डेरिवेटिव sin x है। तो sin x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा -cos x। अरे मैं उल्टा बोला, सॉरी। cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, तो -cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। थोड़ा उल्टा होता है, याद रखना। डेरिवेटिव में क्या होता था, sin x से हम प्लस लिखते थे cos, इसमें उल्टा हो जाता है। -cos लिखेंगे तो sin का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, है ना। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x आता है। फिर हम tan का डेरिवेटिव पढ़े थे, tan का डेरिवेटिव पढ़े थे sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है। cot का डेरिवेटिव पढ़े थे -cos² x होता है, तो cos² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x। sec x into tan x होता है sec x का डेरिवेटिव, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x। प्लस इस सब जगह में लिखना है, उसको बताने का क्या मतलब है। और cosec x into cot x का इंटीग्रेशन होता है -cosec x प्लस, क्योंकि इनका डेरिवेटिव यही होता है, तो इसमें बहुत रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, बस देखना है कि इनका डेरिवेटिव क्या क्या होता है, किसका डेरिवेटिव ये सब होता है। इसीलिए हम उल्टा देख लेंगे। साइन का cos था, cos का sin, cos का माइनस साइन था तो sin का माइनस cos, tan का sec² था, sec² का s का tan x। बस ऐसे ही हमको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया क्या, एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का क्या, बोलो सर। वो अलजेब्रिक फंक्शन में जो डेरिवेटिव ऑफ 2x लिखे थे x + c था, तो n कहां से आया? नहीं, ये नहीं है, गलत लिखा हूं मैं। ये कंडीशन यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशन नहीं देना है, ठीक है। यस सर। ये गलती से आ गया है, ये नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये x कैसे हुआ dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि x टू द पावर 0 लिख लेंगे, है ना। x टू द पावर 0 लिख लेंगे तो हम कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, dx का इंटीग्रेशन x + c। आगे एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का हो गया क्या, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, इसलिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। e टू द पावर -s का डेरिवेटिव होता है -e टू द पावर x, इसलिए e टू द पावर -s का हो गया -e टू द पावर -x, ठीक है। a टू द पावर s का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x into ln a, तो इसीलिए इसका a टू द पावर x ln a हो गया a टू द पावर s का इंटीग्रेशन, a टू द पावर s का इंटीग्रेशन हो गया a टू द पावर x into ln a, क्योंकि हम अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा a टू द पावर x। ओके, ये दोनों के बारे में थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे, रहने दो। ये स्टैंडर्ड फंक्शन था, स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। 1/x जैसे सबको पता है कि ln mod x होता है। mod x देने का जरूरत है नहीं, एक्चुअली mod x हम देते हैं इसीलिए कि x का वैल्यू, सॉरी वो वाला पार्ट ln का बाद ln का बाद जो चीज है वो पॉजिटिव हो। जरूरी नहीं है कि हर जगह में देना है, अगर हम नहीं दे रहे तो ये अज्यूम कर रहे कि ये पॉजिटिव है। ये हो गया हमारे 1/x का इंटीग्रेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में, है ना। अच्छा, अगला देखते हैं क्या, ये हो गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलने से sin इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - a², और cos इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है -1/√1 - a²। तो अगर 1/√1 - a² का इंटीग्रेशन देखेंगे तो या तो sin इनवर्स x लिखेंगे
या फिर माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। तो हम ज्यादातर साइन इनवर्स x प्लस c ही लिखेंगे। माइनस कॉस इनवर्स से अगर हमको आंसर का साथ मैच नहीं कर रहा है, कहीं पे माइनस कॉस इनवर्स होके मैच कर रहा है तो ही लिखेंगे, नहीं तो हम साइन इनवर्स x ही लिखेंगे। 1/1 प्लस x स्क्वायर dx हो गया tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x या फिर माइनस cot इनवर्स x। ऐसे 1/mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का हो गया सेक इनवर्स या फिर माइनस कोसेक इनवर्स। तो ये हो गया क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जिसको कि लर्न करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये वाला बात आ गया। देखो हम जब क्या पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो हमारे पास sin x का डेरिवेटिव हमको पता था। अगर sin 1/x होता था हम कंपोजिट फंक्शन का कांसेप्ट लगाते थे, sin 2x + 3 होता था कांसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन या फिर चेन रूल लगाते थे। अगर sin x² + 3 हुआ तो भी लगाते थे। इंटीग्रेशन में हम नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन में वो पार्ट हम नहीं कर सकते हैं, खाली एक केस में कर सकते हैं, अगर x के जगह में ax + b का फॉर्म में कुछ है। जैसे sin x का इंटीग्रेशन हमको पता है, जैसे मान लेते हैं हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन हमारा है क्या माइनस ऑफ cos x + c, ये हमको पता है। अगर sin x² का पूछ लेगा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, sin x² का बोल लेगा हम कुछ नहीं पूछ पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर sin 2x + 1 का बोलेगा हम बोल सकते हैं, क्योंकि x के जगह में हमारे पास ax + b जैसा आ रहा है। x के जगह में क्या आ रहा है हमारे पास ax + b, तो तब फिर हमारा काम बन जाएगा, हम बाद में इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, बट दिस इज ए वेरी सिंपल वन। हम डायरेक्ट भी चाहेंगे तो उसको कर लेंगे, बिना सब्स्टिट्यूशन का जरूरत है नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको एक सोच लेंगे और इंटीग्रेशन लिख लेंगे। sin x, इसको एक सोच लेंगे, इंटीग्रेशन लिख लेंगे। sin x माइनस cos x माइनस cos 2x + 1 प्लस दी कांस्टेंट c, ऑफ कोर्स हमको लिखना है, लेकिन एक काम एक्स्ट्रा और करना है हमको। यहाँ पे s का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करना है साथ में, c का साथ नो छेड़छाड़, बाकी जो बचा उसमें, या फिर हम ऐसा बोल दे कि 1/a उसके बाद जो भी है उसको लिख लेंगे, 1/2 उसके बाद जो भी इंटीग्रेशन होगा वो लिख लेंगे। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से हियर। अगर हमको f(x) ds का इंटीग्रेशन पता है कि कैपिटल Fx है, तो फिर हम f(ax + b) का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कैपिटल f(ax + b) हो जाएगा बाय a हो जाएगा प्लस c। तो इसको हमको नोट करके रखना है, इसके लिए हमको कंपोजिट फंक्शन का कांसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में लिखा हूँ, ये जगह में जब हम इंटीग्रेशन किए थे तो इसमें मैं लिखा हूँ यहाँ पे क्या कि e⁻kx + l। देखो e⁻x का हमको पता था, तो e⁻s के जगह में kx + l आया। क्या दिक्कत है भाई, kx + l तो लीनियर है, kx + l एक लीनियर फैक्टर है, तो हम kx + l को एक सोच के लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, e⁻kx + l, साथ में हम डिवाइड कर देंगे क्या s का कोफिशिएंट, s का कोफिशिएंट k है तो by k, this is why we are getting this formula, and a⁻kx + l का भी सेम वे में हमको फॉर्मूला मिला। 1/x सबको पता है ln x का डेरिवेटिव है, तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो गया। लेकिन 1/x का बजाय अगर ax + b आया तो क्या हो जाएगा, फिर से ln ax + b हो गया, x का कोफिशिएंट डिवाइड हो गया। तो अब से सबको ये याद रखना है, कि भाई हमको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद रह गया। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में s के जगह में कुछ और आता है जो कि लीनियर का फॉर्म में है, तो फिर इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जैसा ही हम ट्रीट करेंगे 1/a करके। क्या सभी को समझ में आ गया मेरा पॉइंट? यस सर। तो
स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सबको लर्न करना तो मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको याद है, अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का जगह में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको याद होना चाहिए, और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में अगर x के जगह में ax प्लस b जैसा कुछ है, या फिर कोई भी लीनियर में ax प्लस b बोलूं, या फिर kx प्लस l बोलूं, या फिर mx प्लस n बोलूं, कुछ भी बोलो, वो सब लीनियर होता है। लीनियर बोलने से x का पावर 1 होता है मैक्सिमम। तो उस केस में क्या होता है, उसको हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ही सोचेंगे। उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ही सोचेंगे। जैसे cos s का इंटीग्रेशन होता है sin x, अगर मैं cos 2x प्लस 3 बोल दूंगा sin 2x प्लस 3, एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2। अगर मैं बोल दूं कि cos 5 माइनस 3s कितना है, तो sin 5 माइनस 3s बोल दूंगा। खाली एक एक्स्ट्रा काम करूंगा क्या, इसका कोफिशिएंट जो कि -3 है उसको डिवाइड कर दूंगा। आया समझ में? अगले क्लास तक अगले क्लास तक सबको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ओनली अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री होगा, और अगर ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा फिर एक्सपोनेंशियल का तरफ मैं जाऊंगा, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री में काफी वैरायटी है, वो करने से होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का सारे याद रख लेना है। ट्रिगोनोमेट्री में मैं 2-4 ठो यहाँ पे लिखा हूं शायद, जो कि अभी हम समझ नहीं पाएंगे, नहीं लिखा हूं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे फिर भी। तो अब वो कैसे हुआ हम समझ नहीं पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का 2-4 ठो एक्स्ट्रा मैं लिख लेता हूं, कैसे हुआ मैं समझ नहीं पाऊंगा, मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव ये है, ये तो समझ जाओगे सब कोई। 10x dx, इसको बाय सब्स्टिट्यूशन में प्रूव करना पड़ता है, बट अभी हम क्या किसका डेरिवेटिव है मैं तो लिख लूंगा तो समझ में आ जाएगा सब। ln sec x mod प्लस c, क्योंकि ln sec x का होता है 1 by sec x, फिर sec x का होता है sec x into 10x, तो इसका हो गया इतना। cot x dx is equal to ln sin x का mod प्लस c, याद रख सकते हो सब कोई। देन sec x, लेकिन ये फॉर्मूला सब कहाँ आया, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे वहां से पता चलेगा। sec x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x प्लस 10x mod प्लस c। या फिर याद करोगे है ना, हम लोग डेरिवेटिव निकाले थे एक फंक्शन का, वो होता है इसका इंटीग्रेशन ln tan pi by 4 प्लस x by 2। इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना sec x निकला था, अगर उसको भी याद कर लोगे तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। और ये मैं बता रहा हूं इसीलिए, नॉर्मली हम इसको लिखेंगे, बट एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में कभी-कभी आंसर दिया ही नहीं होगा, इसमें ही दिया होगा, तो हम इसको भी याद रख सकते हैं। मॉड लगा सकते हैं, मॉड सब जगह लग सकता है, मॉड सब जगह से हट सकता है। जितना सारे जगह में लिखे हैं ln के बाद मॉड लग सकता है, और सारे में मॉड हट भी सकता है, उस समय ये अजम्पशन हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है। फिर आ गया हमारा क्या, कोसेक एक्स। मैं इसमें तो ला के लगाया था, लेकिन वो कहां भाग गया वो वाला स्लाइड मेरे को पता नहीं चला। लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर ln tan x by 2 प्लस सी। देखना जब हम डेरिवेटिव पढ़े थे ना, उसमें ये दोनों का डेरिवेटिव निकला था। इसका डेरिवेटिव कोसेक x तक पहुंचे थे हम, और इसका डेरिवेटिव सेक x तक पहुंचे थे। सो दीज आर 4 मोर डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो इतना में हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन खत्म। इतना जो हम लिखे, इतना में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन खत्म। तो इतना याद रख सकते हो। इसमें भी देखो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में नहीं जाता है, हम लिखा दिए। ये दोनों भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में नहीं जाता है, हम लिखा दिए फिर भी, है ना। ये दोनों को नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट अगर याद रख लोगे कि अगर हमारा x के जगह में ax प्लस b है,
और उससे हमको इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया सारे बातें? यस सर। यस सर। अब इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का रूल्स होता है, इससे इंटीग्रेशन का भी रूल्स होता है। आसान रूल है। इंटीग्रेशन में डिवाइड का कोई रूल नहीं है, प्लस का रूल है, माइनस का रूल है और इनटू का रूल है। लेकिन इनटू का रूल का ऊपर हम लोग क्वेश्चन अभी नहीं करने वाले हैं, तो मतलब इनटू का रूल भी है नहीं बोल के सोचना है अभी शुरू में। ओनली वी हैव रूल फॉर प्लस माइनस, जो कि बोलता है अलग अलग करो। प्लस रूल बोलता है कि डू इट सेपरेटली, माइनस रूल बोलता है कि डू इट सेपरेटली। तो ये दो रूल है। और एक तो इनटू है कांस्टेंट वाला, तो वो तो हर जगह में दुनिया में जब भी कांस्टेंट इनटू होता है उसको बाहर निकालो, बाकी क्या करो, ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे भी रूल्स वही है। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट मी टेल यू हाउ टू बिगिन। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लोग देख लिए कि इंटीग्रेशन का साइन है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, देखना ये क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है। फंक्शन तो देखोगे, पता चलेगा कि ये फंक्शन है, फिर देखोगे क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है तो लिखने का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन निकलेगा। अगर नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ रूल का यूज हो रहा होगा। पहला स्टेप, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है, हो गया। अगर नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ रूल का यूज हो रहा होगा। रूल हमको अगर दिख जाए बढ़िया है, अगर रूल हमको नहीं दिखेगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी नहीं है, रूल भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा उस क्वेश्चन में। आ रहा मेरे बात समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नहीं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि नहीं, नहीं है तो नेक्स्ट चलेंगे रूल। अगर हमको रूल नहीं दिखाई दिया इसका मतलब है वो फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आ जाता हूं तो मेरे को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन जो है मैं लिख ले रहा हूं एक बार और, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू dx। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या। हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, x टू द पावर n तो नहीं दिख रहा है मेरे को, स्टैंडर्ड नहीं है। फिर मैं चले जाऊंगा रूल कहीं पे है क्या। रूल में देखता हूं तो यहाँ पे इनटू दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा देर पहले मैं बोला कि इनटू का रूल हम बहुत दिन का बाद पढ़ने वाले हैं, मतलब इनटू का रूल अभी तो मैं यूज नहीं करने वाला हूं। इनटू का रूल खाली एक ही यूज होगा, कांस्टेंट अगर इनटू होगा वेरिएबल के साथ, तो रूल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। सबको आ रहा होगा, सबको कर भी लिया होगा अभी। लेट मी टेल यू द प्रोसेस सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू मतलब कहीं पे अटक नहीं जाओ, कहीं पे रुक नहीं जाना है। रुकने जहां पे रुकेगा वहां पे इस प्रोसीजर में जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे। स्टिल थोड़ा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में मैं तो इतना एश्योर कर सकता था कि उस प्रोसीजर में जाओगे तो डेरिवेटिव तो खत्म ही हो जाएगा 100%। खाली प्रॉब्लम कहां पे हो सकता है, प्रूफ वाला पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इंटीग्रेशन में फिर भी बोलता हूं हो सकता है रुक जाओ कहीं पे, लेकिन बहुत चांसेस है कि इस प्रोसीजर में जाओगे तो खत्म हो जाएगा। पहले देखोगे स्टैंडर्ड है कि नहीं, नहीं है तो रूल है कि नहीं। रूल नहीं दिखाई दे रहा है मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज इट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, जैसे मैं ऐसे कर दिया तो हमारे पास रूल आ गया। रूल क्या है, माइनस का रूल। बोल क्या रहा है, अलग करो, वही इसको अलग करते हैं। 4dx माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मैं अलग कर लिया बस। उसके बाद क्या बोलता है देखते हैं, स्टैंडर्ड आया कि नहीं देखते हैं। ये तो स्टैंडर्ड आ गया, मेरे को दिखाई दे रहा है कि स्टैंडर्ड आ गया। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन मेरे को बोलता है कि x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x टू द पावर 2 है, n के जगह में 2 है तो मैं लिखूंगा माइनस x टू द पावर 2 प्लस 1 क्या लिखूं, 2 प्लस 1 का वैल्यू 3 है मेरे को पता है, तो x टू द पावर 3 बाय 3।
इधर मैं क्या लिखूं, मेरे पास कोई रूल है यहाँ पे, रूल बोलता है कि भाई कांस्टेंट को बाहर निकालो, चलो बाहर निकालते हैं। मेरे पास बच गया अभी dx, जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जिसका इंटीग्रेशन मैं x लिखता हूं। फिर हम लिखेंगे प्लस c। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर c हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम क्यों नहीं c लिखे, यहाँ पे क्यों नहीं c लिखे, हम एक साथ क्यों लिखे। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन के लिए एक ही बार c आता है, हर एक टर्म में c नहीं आने वाला है, पूरा क्वेश्चन में एक बार ही c आएगा, क्योंकि ये जो है प्लस c ऐड कर दोगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? क्या क्या? अच्छा, मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या? ओहो, जोश में क्या क्या बताते जाए। हाँ ठीक है, मैं जो बताया वो गलत नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दिया गलत, है ना। मतलब जो जो सोचना चाहिए तो वो तो सही लिख दिया, यहाँ पे मैं आंसर गलत लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करेक्शन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स, तो फिर हमारा रूल आ गया। रूल बोला मेरे को एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखो, माइनस 4 इंटू डी एक्स लिखो। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हुआ, माइनस 4 बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। अब सही हो गया, थैंक यू बताने के लिए, है ना। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा सेम टाइप का ही है। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अगर मेरा प्रोसीजर के हिसाब से जाओगे, पहले देखोगे कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई रूल यूज है क्या, नहीं दिख रहा है रूल, डायरेक्टली इंटू का रूल दिख रहा है। जो मैं बोला हूं कि इंटू का रूल अभी आएगा नहीं, काफी दिन का बाद आने वाला है। इसका मतलब है कि कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ता है। 1 2 3 स्टेप, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, रूल नहीं है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ता है। ये स्टेप फॉलो करोगे तो ना आगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में देखो बहुत काम आएगा। तो आगे देखते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 इंटू डी एक्स, उसमें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई किया, ये अलजेब्रा फंक्शन था, अकॉर्डिंगली हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे ही मैं सिंप्लीफाई किया, हमारे पास रूल आ गया। रूल बोलता है कि अलग अलग करो, चलो इसको अलग करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स हो गया। अब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, पहले तो पता करेंगे हर लाइन में, हर टर्म में हम पता करेंगे स्टैंडर्ड आ गया कि नहीं। जहां आ गया फट से इंटीग्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स टू द पावर n में n के जगह में 2 है, तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, मतलब एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 3 होता है बाय 3। प्लस c नहीं लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन के लिए एक बार ही c लिखूंगा, माइनस नहीं प्लस 2 आ गया बाहर। अभी बच गया क्या हमारा x का नहीं। x का मतलब है x का पावर 1 है, x टू द पावर 1, तो x टू द पावर 1 है तो x टू द पावर 1 प्लस 1 2 होता है बाय 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 3 कांस्टेंट 3 आ गया बाहर। बाकी रह गया ds का इंटीग्रेशन जो स्टैंडर्ड में आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन x हुआ। जहां इंटीग्रेशन खत्म हुआ हम ऐड कर देंगे c। सो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। ओनली पार्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, ये 2 को ये 2 का साथ कैंसिल करना है टू गेट द आंसर। आया समझ में? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे करेंगे? रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। हमारा प्रोसीजर क्या बोलता है देखते हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, इसको करते हैं, ये वाला पार्ट को करते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ना डायरेक्ट बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि x के जगह में 3x प्लस 1 है, x के जगह में 3x प्लस 1 है, तो x मान के हम कर लेंगे।
मैं जैसे बता रहा हूं कि जितना सारा इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में अगर x के जगह में ax प्लस b है तो डायरेक्ट बनेगा इंटीग्रेशन, सॉरी डायरेक्ट बनेगा उसका, हाँ डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या करके? खाली 1/a करके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/3। 1/3 कहां से आया? x का कोफिशिएंट 3 है। उसके बाद इसको x मान लो और इंटीग्रेशन लिख लो। x मान लिए तो x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3। तो 3x प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 प्लस c। लेकिन हम इसको तब कर सकते हैं अगर s के जगह में x प्लस b जैसा है तो। अब नहीं है, स्क्वायर है, हाँ इसको x मान के करना है। अगर हमारा ये जो है मेन फंक्शन है x² इंटू dx, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। इसमें x के जगह में क्या है? 3x प्लस 1 है, तो लीनियर है, मतलब हम स्टैंडर्ड जैसा इसको भी कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन इसका होता है x³/3, तो ये x³/3 हो गया। लेकिन हमको क्या करना है? x का कोफिशिएंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 1/a करना है, हर क्वेश्चन में करना है। वो मैं बता दिया कि f(x) dx का इंटीग्रेशन अगर पता है तो f(ax) प्लस dvx, f(ax) प्लस b का इंटीग्रेशन भी वही होता है, खाली 1/a एक तो एक्स्ट्रा उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो आगे देखते हैं इसका। चलो प्रोसीजर के हिसाब से, रूल नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टार्ट हम स्टैंडर्ड फंक्शन से करते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड था, देखो ये क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड था, हम कुछ नहीं किए, स्टैंडर्ड था तो बढ़ गए आगे इंटीग्रेशन निकालने के लिए। ये स्टैंडर्ड नहीं है तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, हमको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आगे क्या। स्टैंडर्ड नहीं है तो रूल हमको दिखाई दे रहा है, नो रूल। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, रूल नहीं है, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर अलजेब्रा है तो उसका अकॉर्डिंगली जो सिंप्लीफिकेशन होना है होगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में सो मेनी फार्मूलाज आर देयर, उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर हमारा एक्सपोनेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली जो सिंप्लीफिकेशन का जरूरत होगा, जैसा हो सकता है वैसे होगा। लॉगरिथम में तो अकॉर्डिंगली होगा, एंड इनवर्स है तो उसका अकॉर्डिंगली वो होने वाला है। ये तो फिलहाल अलजेब्रा है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन का क्या होगा? होल स्क्वायर ही करना पड़ेगा, और क्या है। तो अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा √x का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x इंटू क्यूब रूट ऑफ x का dx। तो ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमारा जो एम होगा इसको x⁴n का फॉर्म में लिखना हमारा एम होगा। तो ये तो बन गया x इंटू dx प्लस ये बन गया x⁴ क्यूब रूट मतलब 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/3 इंटू dx प्लस ये 2 बाहर आ गया, x⁴ यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1/3 है, x⁴ और x⁴ सबको पता है कि x⁴ प्लस 1/3 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा बाबू? 5/6 इंटू dx। अब ये क्वेश्चन जो है आसान हो चुका है। अभी ये एडिशन में सॉरी अलग अलग तो हम कर चुके हैं, सब में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला डालते हैं, x²/2 हो गया प्लस x⁴n प्लस 1 2/3 प्लस 1। ये छोटे छोटे चीज जो है ना कैलकुलेशन बाहर में करके डायरेक्ट डाल देना पहले। 2/3 प्लस 1 कर लेना बाहर में तो 5/3 आएगा, डिवाइड बाय 5/3 प्लस 2 तो बाहर है ही पहले से, x⁴ 5/6 प्लस 1 11/6 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 11/6 प्लस द कांस्टेंट c। जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा प्लस द कांस्टेंट c लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा।
कुछ मार्क कट जाएगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन होगा 4.5 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। स्कूल के एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या दिया है? 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इंटू dx। सवाल जैसे स्टार्ट हुआ है, हम सोचेंगे कैसे, हमारा सोच क्या होना चाहिए? फर्स्ट, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट, कुछ रूल है क्या? वो भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। रूल तो अभी तक हम 3 ही रूल पढ़े हैं, प्लस का रूल, माइनस का रूल, कांस्टेंट इनटू होने वाला वैसे रूल। तो हमको उस टाइप में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इंटीग्रेशन कर पाए। तो ये रूल भी नहीं रहा, इसका मतलब फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 dx। जैसे मैं बताया कि हमको प्लस माइनस का जरूरत है, इनटू डिवाइड का जरूरत है नहीं। तो इसका मतलब इसका आगे हम क्या करने वाले हैं? स्प्लिट कर देंगे। तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 4x क्यूब बाय x टू द पावर 4 इंटू dx माइनस 48x स्क्वायर बाय x टू द पावर 4 इंटू dx माइनस 3x बाय x टू द पावर 4 इंटू dx प्लस 36 बाय x टू द पावर 4 इंटू dx। इसे देखते ही हमको पता चला कि अरे ये तो एडिशन रूल में आ चुका है। तो एडिशन रूल हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा देखते हैं। 4 बाहर, 1 बाय x इंटू dx माइनस 48 बाहर, 1 बाय x स्क्वायर इंटू dx माइनस 3 बाहर, 1 बाय x क्यूब इंटू dx प्लस 36 बाहर, 1 बाय x टू द पावर 4 इंटू dx। बताओ सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो इससे हम फंक्शन को क्या करिए? कन्वर्ट कर लिए। आसान सा फंक्शन, मतलब सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमको आंसर अभी लिखना है 4 इंटू, इसको हमको ln x लिखना है। 4 इंटू ये हमारा ln x हो गया। मॉड x दे भी सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा, देना बेटर होता है। माइनस 48, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बताऊं, अगर याद करोगे 1 बाय x टू द पावर n तो बढ़िया, नहीं याद करोगे तो इसको x टू द पावर माइनस 2 कर देना है, फिर x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 लगाना है। लेकिन मैं तो बोलता हूं कि 1 बाय x टू द पावर n को याद रखो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है रूल। माइनस 1 ऊपर है, नीचे पावर घटा के लिखो 1, s का पावर घटा के लिखो 1। माइनस 1 ऊपर, नीचे क्या है? ये जो भी पावर है उसको घटा के लिखना है, एक तो घटा के लिखना है। 2 माइनस 1, 1 हो गया, s का पावर 2 माइनस 1, 1 हो गया। 1 इंटू, और पावर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये हो गया फॉर्मूला का यूज। माइनस 3 इंटू, हम इसको लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो कैसे? नहीं, 3x क्यों नहीं होगा? माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर। पावर एक घटेगा, जो पावर होगा उससे एक घटाओगे। 3 माइनस 2 तो 2x का पावर होता है। यस सर। प्लस 36 इंटू माइनस 1 बाय, अभी x का पावर 4 है, 3x क्यूब प्लस c। अब इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया। अगला वाला लाइन मैं नहीं कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन में अगला वाला लाइन जो है आप लोग, तुम लोगों को करना है, ठीक है? क्या कैंसिल वगैरह होगा तो कैंसिल करना है। यहाँ पे तो खाली यहाँ पे कैंसिल हो रहा है,
बाकी कैंसिल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट प्लस, दिस माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट प्लस। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 4 ln mod x प्लस 40/x प्लस 3/2x स्क्वायर माइनस 12/x क्यूब प्लस। एक्चुअली बच्चे को 1/x⁴n का फॉर्मूला जानना चाहिए, मतलब यूज करना सीखना चाहिए, नहीं तो वही काम तो लिखोगे, वही चीज तो लिखोगे, लेकिन 2 स्टेप में करना पड़ेगा। जैसे 1/x⁴ है इंटू dx, तो बच्चे को ये लिखना पड़ेगा x⁻⁻4 इंटू dx। उसके बाद x⁻⁻4 + 1 बाय -4 + 1, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा x⁻⁻3 बाय -3, ये लिखना पड़ेगा। ये तो काफी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, गंदा दिखाई दे रहा। x⁻⁻3 ऊपर रखना, तो उसको नीचे तो लाना पड़ेगा, तो 1/x³। तो एक स्टेप ये करना पड़ा, एक स्टेप ये करना पड़ा, ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, एक तीसरा स्टेप करोगे नीचे लाने का। तो इसीलिए याद रखना चाहिए डिफिकल्ट कहां है, ऊपर -1 रख रहा है, नीचे पावर घटा के लिखना है, n-1 x⁻n-1 खत्म। आ गया समझ में सबको? यस सर। क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेट मी टेल यू। बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्विंग इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में, ये तो पूरा एश्योर्ड है, पूरा श्योर हो जाओ। ऐसा क्वेश्चन दुनिया में कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। अलग बात है कि अगर कोई घर में किसी ट्यूशन टीचर आके पढ़ाता है, किसी को बच्चा थोड़ा वीक रहता है, उसको आगे कोई ट्यूशन टीचर पढ़ाता है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उसको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नेवर गोइंग टू कम इन एग्जाम। तो फिर हम इसको कर क्यों रहे? क्योंकि हमको स्टार्टिंग तो चाहिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। और ये क्वेश्चन सॉल्व जो मैं किया, नॉट सो इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताया कि क्या क्या सोचना है एक क्वेश्चन करते समय, हमको क्या क्या चीज सोचना है। पहले स्टैंडर्ड है कि नहीं, नहीं है तो रूल का यूज हो रहा है कि नहीं, रूल नहीं है तो हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। जिस टाइप का फंक्शन है उस टाइप का हिसाब से हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1 इंटू x² - √x डिवाइडेड बाय x√x प्लस √x प्लस x प्लस √x इंटू dx। काफी गंदा दिखाई दे रहा है ये फंक्शन, ये जो फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है काफी गंदा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस बात है, रूल तो यहाँ नहीं, स्टैंडर्ड तो फंक्शन तो है नहीं, रूल तो यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी, फिर मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। तो हम सोचेंगे कि कहां कहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि एक आसान सा फंक्शन बन जाए जिसका इंटीग्रेशन में निकाल पाऊं, स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका कन्वर्ट हो जाए, जिसका इंटीग्रेशन में निकाल पाऊं। तो मैं खोजूंगा वो सब जगह। मेरे को डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? x√x है, इसमें x है मतलब √x का स्क्वायर है, और इसमें √x है, तो इसका मतलब हम डिनोमिनेटर से √x को कॉमन ले सकते हैं। तो जो हमारे पास बचने वाला है, शायद x बचेगा प्लस √x बचेगा प्लस 1 बचेगा, है ना? x प्लस √x, यहां से x बचेगा, यहां पे √x बचेगा, यहां पे 1 बचेगा। तो क्या किया जाए कि ऊपर में ऐसा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, देखेंगे। x प्लस 1, √x प्लस 1 ऊपर है, इसमें से अगर मैं इसको लिख दूं √x का पावर 4 माइनस √x, क्या मैं लिख सकता हूं? x², तो इसको √x का पावर 4 लिख लूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा मेरा? ये दोनों में से √x कॉमन चले जाएगा,
रूट एक्स, ये रूट एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बनेगा? रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। चलो देखते हैं। इनटू इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स बाहर आ गया, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा रूट एक्स है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। आया समझ में यहां तक? चलो यस सर। अब इसको और सिंप्लीफाई का जरूरत है, सिंप्लीफिकेशन का। इसके साथ ये तो कैंसिल हो गया, हम आस्ते आस्ते सिंप्लीफाई करते जाएंगे, है ना। इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 इंटू, अच्छा यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, सबको दिखाई दे रहा है ना? यस। रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 इज सेम एज रूट एक्स का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये जो हमारा है रूट एक्स का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है? ए माइनस बी रूट एक्स माइनस 1 होल इंटू ए स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी रूट एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा आ गया x प्लस रूट एक्स प्लस 1। अरे इसके साथ ये तो कैंसिल हो गया, और जो बाकी बचा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हमको कैसा लिखना है? x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये देखो क्वेश्चन क्या था, कितना डिफिकल्ट वे में हम सोचने लगे कि इसको क्या करें ताकि ये सिंपल हो जाए। तो उसके बाद हम देखें कि यहां तक पहुंच गया। अब इसमें रूल लगा सकते हैं। रूल बोलता है कि अलग अलग करो, x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स लिखना जो है, खाली डी एक्स लिखना भी वही है। और ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, अभी मैं शुरू में पढ़ा रहा हूं तो हम लिख रहे हैं। इसका आगे में हम जब जाएंगे डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन अगर हम 100% श्योर है कि हम गलती नहीं करेंगे, कि हमारा रूल इसका निकालेंगे माइनस इसका निकालेंगे। जब ये एश्योर हो जाओगे, मतलब श्योर हो जाओगे कि नहीं मेरे से यार ये गलती होने वाला है नहीं, ये 100% मैं सही लिखूंगा, तो यू कैन स्किप दिस लाइन। मतलब ये एडिशन वाला रूल या फिर कांस्टेंट बाहर करने वाला रूल, ये दो रूल को हम 100% हमेशा स्किप कर सकते हैं। कौन कौन सा रूल? बाहर करने वाला रूल, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकालने वाला रूल, वो हम स्किप कर सकते हैं। प्लस माइनस वाला रूल जो है उसको हम स्किप कर सकते हैं। मन ही मन हम लिखेंगे कि सोचेंगे कि अरे ये बाहर ऐसे आएगा, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है? 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट हम करेंगे, जो मैं बोल रहा था वही सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोचेंगे रूल है कि नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं, नहीं है। फिर देखेंगे कोई रूल का यूज हो रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। फिर हम सोचेंगे नहीं, इसको तो सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, तो हम सोचेंगे कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा नीचे में रूट एक्स और रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स है। कुछ ऐसा अगर यहाँ पे आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, मैं इसको सोच सकता हूँ कि रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसमें क्या कर सकता हूँ, कोई बताएगा मेरे को? सर एक्स कॉमन ले लीजिए। वेरी गुड। सो दिस इज रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लूंगा 1 प्लस एक्स का रूट ओवर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा आ गया रूट एक्स
प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा काम बनने लगा, मतलब हमको समझ में आ रहा है कि इसका अगले वाला लाइन हमको क्या करना है, ये हमको समझ में आ जा रहा है। क्या आ रहा है बताओ? ये दोनों में से हमारा कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा बाबू? रूट ओवर 1 प्लस एक्स कॉमन जाएगा। तो ब्रैकेट में रह गया रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स। अरे ये तो नीचे वाला चीज ही आ गया, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स। सेम चीज ही आ गया ना, नीचे जो है वही चीज ऊपर आ गया। इसका मतलब ये हमारा हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स, यही तो है। और अगर मैं बोलूं ये स्टैंडर्ड फंक्शन है तो हाँ है ये स्टैंडर्ड फंक्शन। एक्स टू द पावर n, यहाँ पे एक्स टू द पावर n के जगह में ax प्लस b है तो स्टैंडर्ड फंक्शन मान के चलूंगा। 1 बाई a से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे a कितना है? 1 है, तो 1 बाई 1 वो पता तो चलेगा नहीं, 1 बाई 1 तो 1 ही होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 बाई 1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये मैं ऐसा ही लिख दिया, लिखने का जरूरत भी है नहीं। तो जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 2 बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c। बोलो समझ में आया सबको? एक चीज मैं लिखा देता हूं अलजेब्रिक में, थोड़ा याद रख लेना उसको। 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। कभी कभी ऐसे आ जाता है 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स अगर आएगा तो उसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। सारे फॉर्मूला नोट कर देना, पीडीएफ मिलने के बाद, है ना। अगला क्वेश्चन खाली टाइम पास है, क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, टाइम पास है खाली कि हम इसको कैसे करेंगे। वैल्यू निकल जाएगा, इसका अलग 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 कर देंगे, वैल्यू निकलेगा, फिर ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, और क्या कर लोगे ना। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे करते करते हम गए हैं x माइनस जेड इंटू डी एक्स तक। x माइनस ए से चल के x माइनस जेड तक गए, तो हमको सवाल में बोला है कि इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे अगर हम चलते चलते जाएंगे कहीं पे हमको x माइनस एक्स भी तो मिलेगा, है ना। x माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड नहीं होगा क्या? x माइनस एक्स माइनस बी है, x माइनस जेड है, तो x माइनस एक्स भी तो कहीं पे आएगा, फिर x माइनस वाई, फिर x माइनस जेड। x माइनस एक्स तो इसको जीरो कर देता है, तो 0 इंटू डी एक्स, मतलब 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? c, खाली कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इसलिए 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट। सबको समझ में आया? यस सर। अगला सवाल 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस ऐसे करके गया है। dx इंटीग्रेशन ये दिया। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को ऐसे करना है कि इसको अलग अलग कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हमारा सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। जब सीरीज टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसके लिए ना हमको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है।
इसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है। फॉर्मूला लिखने का बाद हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे। डेरिवेटिव में भी वही है, अगर सीरीज है तो। अगर सीरीज नहीं है तो अलग बात है, 2-4 का टर्म है, उसके बाद हम अलग अलग सॉरी उसके लिए हम सबके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं या सबके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सीरीज है तो पहले सीरीज का फॉर्मूला ही डालना पड़ता है। और किसी को याद होगा या नहीं होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जो है ना एजीपी तो है 1 - x⁻² का इंटीग्रेशन है। 1 - x⁻²। हम इसको पढ़ाए थे बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे ये चीज। 1 - x⁻n का जो होता है ना सारे प्लस में आता है, पावर एक बढ़ते बढ़ते जाता है, nc1 n+1 c2 n+2 c3 n+4 c4 ऐसे करके आता है। तो अकॉर्डिंगली अगर यूज करोगे तो इट इज कमिंग लाइक दिस। आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिए। लेट मी राइट इट समथिंग दिस वे। ऐसा रखने से भी ऐसे अच्छा ये तो ऐसा है तो उसको ऐसे क्यों करेंगे? क्या ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है या ना? यस सर। हाँ है। वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है क्योंकि ये ax + b का फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन यही निकाल पाऊंगा, यहीं पे इसका इंटीग्रेशन निकाल पाऊंगा, हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन यहीं पे निकाल पाऊंगा तो मेरे को पता करना है a का जगह में कितना है। a का जगह में कितना है? -1। तो हम लिखेंगे 1/-1 स्टार्ट हो गया इनटू x⁻n+1 n+1। ये x⁻n है, x⁻n है तो x⁻n+1/n+1। अब x का कोएफिशिएंट -1 था तो 1/-1 कर दिए प्लस द कांस्टेंट c। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। यस। अब थोड़ा बहुत हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, वो हम इंटीग्रेशन करने ऐसे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। 1/1 -1 होता है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 मतलब +1 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट +1 हो गया। ये पावर -1 है, नीचे आ जाएगा 1/1 - x + c। सो इसका इंटीग्रेशन जो है ना ये हो गया। ठीक, अगला सवाल सर। बोलो। सर वहाँ पे 3 - x⁻² मतलब वो क्या लिखते? कहाँ पे? सर मतलब इंटीग्रेशन 1 - x⁻² है, तो वहाँ पे अगर 3 - x⁻² है 3 - x⁻² होता है ना, ये बोल रहे हो तो? यस सर। क्या दिक्कत है? वही लिखते हैं। b से कोई फर्क नहीं पड़ता, a से फर्क पड़ता है। अगर 3 - 2x होता तो आंसर अलग आता। यहाँ पे 3 - x हो या 5 - x हो 10 - x हो कुछ भी हो, देयर विल बी नो चेंज। हम अगर बताएं कि ax + b⁻n × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज 1/a × ax + b⁻n+1/n+1 आता है। ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब b का जगह में कुछ भी रहे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि b इज नॉट कमिंग इन दिस प्लेस। यहाँ पे a ही खाली आ रहा, तो हमको a खोजना है, b नहीं खोजना है। आया समझ में? यस। हमको a खोजना है, b नहीं खोजना है। ठीक है, चलो अब ये सवाल हमारा खत्म। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल e to the power 8 log x minus e to the power 7 log x by e to the power 5 log x
माइनस e टू द पावर 4 log x। ये जो सवाल है ना, हमको दिख तो रहा है कि एक्सपोनेंशियल जैसा, और एक्सपोनेंशियल भी शायद आएगा ये सवाल। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें भी शायद ऐसे सवाल हम लेंगे फिर से। लेकिन मैं इसको अलजेब्रा इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है, e टू द पावर ln x का वैल्यू x होता है, सबको पता है ना। e टू द पावर ln x का वैल्यू x होता है। अब तो कुछ दिन पहले तो ये निकाले थे आप डेरिवेटिव में भी, नहीं याद आ रहा है? याद है तो? या फिर हाँ, या फिर समझाओ फिर इसको कैसे हुआ। हाँ ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे हम, इस चीज का यूज करेंगे। और जैसे मैं बता रहा हूं क्या e टू द पावर ln x है, ln x या log x एक ही चीज होता है बाबू। ln x हो जाए या फिर ln x हो जाए, ln x हो जाए या फिर log x हो जाए या फिर log x टू द बेस e हो जाए, तीनों का तीनों सेम होता है। क्योंकि मेरे को ऐसा करना है तो e का पावर, उसके बाद हम देखेंगे log के साथ क्या है, देखेंगे। log के पहले 8 है, हटाएंगे ना इसको, हमको log लाना है, log का सामने कुछ नहीं रखना है। e का पावर log, e का पावर log, इसका पहले कुछ होगा, हटाओ हटाओ उसको। तो इसको हटाएंगे कैसे, ये 8 कहां जाएगा, x टू द पावर 8 हो जाएगा। नहीं समझा? 8 log x is log x to the power 8, नहीं जानते हो? हाँ, तो ये बन जाएगा e to the power log x to the power 8 माइनस e to the power log x to the power 7 बाय e to the power log x to the power 5 माइनस e to the power log x to the power 4 dx। अब अगर ध्यान से देखोगे तो e टू द पावर log x हो चुका है, सारे के सारे, ये सारे के सारे e टू द पावर log x हो चुका है। तो जो भी x है उसको नीचे उतारो, तो हमारा आना चाहिए x टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 7 बाय x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 इंटू dx। हो गया ना? अब ये पूरा अलजेब्रा हो चुका है, था तो एक्सपोनेंशियल, अभी अलजेब्रा हो चुका है। फिर अलजेब्रा का प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे। स्टैंडर्ड नहीं है, रूल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। हम देखेंगे कैसा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर में हमको x टू द पावर 7 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 1 ब्रैकेट में आया, नीचे x टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में x माइनस 1 आया इंटू dx। ये दोनों कैंसिल हो गया, हमको मिला x क्यूब इंटू dx। तो हमारा आंसर हो गया x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस c। बोलो सबको समझ में आया?